गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति चैप्टर 7 का आज लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे महिला आयोग के बारे में, इसके कार्यों के बारे में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए। और आगे हम पढ़ेंगे कि जन आंदोलन, इनसे हमें क्या सबक मिलता है और आज के दिन ये कितने सफल हो पाए हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें महिला आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम महिलाओं की थोड़ी सी सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों की तुलना में काफी दयनीय है। आपने देखा होगा कि जितने भी घर के कामकाज हैं, सभी को करने की जिम्मेदारी महिला की है, चाहे वो कामकाजी महिला है, चाहे वो घर में रहने वाली महिला है। और दूसरी बात, उसके इस काम की कहीं तवज्जो भी नहीं दी जाती, उसके काम को काम भी नहीं माना जाता है। इस वजह से वो घर के कामों में ही सिमट कर रह जाती है। उसका अनपढ़ता भी एक इसके बारे में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है। तो इस तरह की परिस्थिति हम समाज में देखते हैं। आपने देखा होगा महिलाओं के लिटरेसी रेट भी कम है, ज्यादातर महिलाएं घरेलू कामकाज में ही लगी रहती हैं। और दूसरी बात, जो अगर बच्चे भी अगर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लड़का और लड़की में भी लिंग के आधार पर काफी आज के दिन भी आधुनिक कहने वाले समाजों में भी काफी भेदभाव किया जाता रहा है। तो इसी वजह से महिलाओं की तरफ सरकार का भी, बुद्धिजीवियों का भी ध्यान गया कि ये जो महिलाएं हैं वे हमारे सोसाइटी का आधा भाग है, तो उसका उत्थान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महिलाओं के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? सबसे बड़ी बात है निरक्षरता। आप देखेंगे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। अगर हम 2011 के ही आंकड़े लें तो महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है, जबकि उनके काउंटर पार्ट पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। तो इसी से पता चल रहा है कि महिलाओं को शिक्षा की उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उतना उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता जितना कि पुरुषों को मिलता है। और अशिक्षित होने के कारण वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। तो सबसे बड़ा कारण तो है महिलाओं में निरक्षरता। दूसरा कारण है इसमें सामाजिक चेतना का अभाव। क्योंकि महिलाएं घरों की चार दीवारी में ही बंद रहती हैं, उन्हें समाज के बारे में पता ही नहीं चलता है कि उनका समाज में क्या अस्तित्व है, क्या उनका स्टैंड है समाज में, और समाज के लिए वो कितना जरूरी है। तो समाज के प्रति चेतना का अभाव भी उन्हें पुरुषों से कम रखता है। तीसरी बात इसमें आती है पितृसत्तात्मक परिवार। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे देश में भी पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें घर का मुखिया हमेशा पुरुष ही होता है। महिलाओं से तो उनके कोई भी बड़े निर्णय होते हैं तो बहुत कम परिवार ऐसे हैं जिनमें महिलाओं से सलाह मशवरा लिया जाता है। तो पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण भी महिलाओं की स्थिति कमजोर रह गई है। आगे बात आती है परंपरावाद। जैसे कि परंपरा चली आ रही है, पुराने जमाने से ये माना जाता रहा है कि महिलाएं तो सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रहेंगी, महिलाओं को उतना बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बाहर के कामकाज तो पुरुष ही करते हैं, और महिलाएं तो सिर्फ घर के काम करने के लिए, बच्चे पालने के लिए ही बनी है। तो ये परंपराएं हैं जो आज भी आधुनिक समाजों में भी नहीं छूट पा रही है, इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो इन परंपराओं के कारण भी महिलाओं की स्थिति पिछड़ी हुई है। अब बात आती है कि फिर क्या किया जाए, कि ये सारे कारण है, महिलाओं की स्थिति पिछड़ी हुई है, तो इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले 1990 में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक अधिनियम लाया गया और 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ और उसने उसी दिन से अपना काम करना भी शुरू कर दिया, 31 जनवरी 1992 से। फिर अब बात आती है हरियाणा में राज्य महिला आयोग। अलग अलग राज्यों ने भी अपने राज्य महिला आयोग का गठन कर रखा है। हरियाणा में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1999 को। अब बात आती है राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो 31 जनवरी 1992 से काम कर रहा है। इसकी पहली अध्यक्षा थी जयंती पटनायक।
पहली अध्यक्ष थी इसकी जयंती पटनायक, और अभी इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिला ही इसके अध्यक्ष बनेगी, पुरुष को भी एक बार ये मौका दिया गया है, पुरुष भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग 6 सदस्य हैं, एक इसके अध्यक्ष है और 5 अन्य सदस्य हैं, और उनके साथ में एक सचिव भी होता है। तो इस तरह से महिला आयोग का गठन 3 साल के लिए किया जाता है, और ये आयोग महिलाओं की हर प्रकार की समस्याओं का निरीक्षण करता है और उनका समाधान के भी प्रयास करता है। तो अब बात आती है, ऐसे ही हरियाणा में राज्य महिला आयोग 22 दिसंबर 1999 को बना था, और हरियाणा महिला आयोग में 9 सदस्य हैं महिला आयोग के। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहले तो महिला कल्याण से संबंधित कानूनों की समीक्षा करता है। जो भी सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए हैं, जैसे दहेज प्रथा अधिनियम बनाया है, भ्रूण हत्या के विरोध में अधिनियम बनाया है, और घरेलू उत्पीड़न के लिए भी सरकार ने कानून बनाए हैं। तो इन कानूनों की समीक्षा करना कि कहीं इन कानूनों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इन कानूनों की समीक्षा करना महिला आयोग का कार्य है। तो पहला कार्य हो गया कानूनों की समीक्षा करना। दूसरा बात है, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। महिलाओं के लिए जैसे कहीं सिलाई सेंटर खोलना है, कहीं उनको प्रशिक्षण देना है, इस तरह से सामाजिक कार्य और आर्थिक रूप से उनको ऊपर उठाने के लिए रोजगारों का भी प्रबंध करवाता है, और भी सामाजिक रूप से भी जो महिलाएं ज्यादा दबी हुई हैं उनके लिए भी कार्य करता है। फिर बात आती है कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच पड़ताल करना। यह समय समय पर यह देखता है कि कहीं पर कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी दुर्गा शक्ति ऐप पुलिस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक महिला अपने अगर फोन में वो ऐप डाउनलोड कर लेती है तो उसको कभी भी अगर वो कॉल करती है तो सीधा उसकी जानकारी ट्रैक हो जाती है, उसके मोबाइल की लोकेशन भी ट्रैक हो जाती है और उसके समय पर सहायता मिल पाती है। तो ये कार्य सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनकी जांच पड़ताल भी महिला आयोग करता है। फिर बात आती है प्रतिवर्ष महिलाओं की स्थिति के संबंध में। राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, कितनी महिलाएं रोजगार में हैं, कितनी महिलाएं साक्षर हैं, किस प्रकार की और जरूरत है महिलाओं को, इस प्रकार के आंकड़े प्रदान करवाता है महिला आयोग केंद्र सरकार को, और राज्य महिला आयोग राज्य सरकारों को। फिर महिला सुधार गृहों का निरीक्षण। अगर किसी जेलों में भी महिलाओं की स्थिति के बारे में निरीक्षण करते हैं, उनके जांच पड़ताल करते हैं और उनके रहने की मानवीय दशाओं का भी निरीक्षण करते हैं। तो ये सभी कार्य हैं महिला आयोग के। फिर बात आती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वैसे तो बिल्कुल शुरुआती तौर से ही महिलाओं के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए सुधार के कार्य सरकार करती रहती है, क्योंकि हमारा देश उन बातों पर चलने वाला है, यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। जैसे कि संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज प्रथा विरोधी अधिनियम 1961 लागू किया गया है। उसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1958 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जिसका फोकस मुख्य रूप से महिलाओं के ऊपर था। फिर गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के कार्यक्रम चलाना। जैसे कि आपने जगह जगह पर देखा होगा, महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खुले हुए थे या सिलाई सेंटर भी खोले जाते हैं, और भी महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, उनका रोजगार चलाने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए सरकार बड़े सस्ते ऋण पर उन्हें पैसा मुहैया कराती है। फिर आती है बात 1992 में एनसीडब्ल्यू बेटा नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसकी फुल फॉर्म लिखनी भी आ जाती है कई बार। एनसीडब्ल्यू मतलब
नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, तो इसका मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग है। 1992 में एनसीडब्ल्यू की स्थापना की गई थी और आपने देखा कि 1992 में ही पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए 73वें और 74वें संशोधन में करके संविधान में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था। तो ये भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बड़ा अच्छा कदम है। और समय समय पर अलग, जैसे विधानसभाओं में भी, संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग चलती रहती है। अब आते हैं 20 अगस्त 1992 को इंदिरा महिला योजना शुरू की गई। 1997 में प्रसव पूर्व लिंग जांच एक कानूनी अपराध है, उसमें 6 महीने तक की सजा भी होती है कि अगर कोई लिंग परीक्षण करवाता है तो। और ये अधिनियम बना था 1997 में। और 2001 वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था। फिर है 2005 में घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम बनाया गया है। और भी बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड की घोषणा की गई है जो पीड़ित महिलाओं की मदद करेगा। तो इस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक प्रयत्न किए जाते रहे हैं। और यही प्रयत्न हम उसमें भी बता सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करें, तो वही यही सारी बातें हमने उसमें भी लिखनी है। गॉट इट? तो आइए आगे पढ़ते हैं हम जन आंदोलनों के बारे में। अब बात आती है कि जन आंदोलन, हमारा चैप्टर अब कंप्लीशन की तरफ है। जन आंदोलनों से हमें क्या सबक मिलता है? जन आंदोलन, आपने देखा कि जनता के द्वारा सामूहिक रूप से की गई कार्यवाही, जब सरकार उनकी नीतियों को ठीक से लागू नहीं करती है तो जनता सरकार के खिलाफ कार्रवाई करती है, उसे हम जन आंदोलन कहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों के बारे में पढ़ा, तो उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखा हमने उन जन आंदोलनों से। देखिए, समस्याओं का चुनावी राजनीति के द्वारा जब निदान नहीं होता लगता तो लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, धरने करते हैं, हड़ताल और प्रदर्शन करते हैं। तो फिर लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है, जन आंदोलन लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन आंदोलनों के माध्यम से जनता सरकार के सामने अपने असंतोष को प्रकट करती है, जिससे कि सरकार समय पर जाग जाए। अगर जन आंदोलन ना हो तो धीरे धीरे समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर सरकार को खतरे की भी समस्या हो सकती है, सरकार गिरने का भी खतरा हो सकता है। तो वो स्थिति ना आने देते जन आंदोलन वैसी स्थिति पैदा होने से रोकते हैं, क्योंकि इनको जब भी जरूरत होती है तो ये असंतोष और आक्रोश की अभिव्यक्ति के द्वारा सरकार को जागृत कर देते हैं। फिर है जनता के तनाव और क्रोध को सार्थक दिशा देते हैं। जनता के क्रोध और तनाव को, अगर मान लो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है तो वो जनता सरकार के सामने जा करके अपने आक्रोश को प्रकट कर देती है, जिससे कि सरकार उनके लिए कुछ कदम उठाती है और जनता फिर शांत हो जाती है और कोई भी बड़ी क्रांति होने से बच जाती है। फिर आता है समाज समस्या से संबंधित लोगों को एकजुट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी आंदोलन होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और फिर उद्देश्य पूरा होने के बाद आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह की समस्या के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को उन समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनके समाधान के बारे में भी बताते हैं कि हमने सरकार से किस प्रकार से मांग कर सकते हैं, क्या हमारे अधिकार हैं। तो इस तरह से आंदोलन एक तरह की समस्याओं के लोगों को इकट्ठा करते हैं, जागरूक करते हैं। आंदोलन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बल्कि मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र वही होता है जिसमें जनता अपने विचारों को रख सके। अगर जनता के अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। और इनके माध्यम से, जन आंदोलनों के माध्यम से जनता अपने
विचारों को प्रकट करती है, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करता है, लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। सरकार को लोगों की मांगों और अपनी त्रुटियों का पता चलता है। सरकार को पता चलता है कि लोग किस किस प्रकार की मांग कर रहे हैं और सरकार ने अपने नीति निर्माण में क्या क्या गलतियां की हैं। उन सारी बातों का पता सरकार को जन आंदोलनों के माध्यम से ही चलता है। जैसा कि हमने देखा नर्मदा बचाओ आंदोलन में लोगों को 245 गांव के लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही थी। जब आंदोलन किया तो सरकार ने एक लोगों के लिए आवास नीति की घोषणा की। तो सरकार को जन आंदोलनों के माध्यम से पता चलता है कि वो क्या गलतियां कर रही है और लोग क्या चाहते हैं। तो इस तरह से जैसे चिपको आंदोलन में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा की गई और सरकार ने फिर नियम बनाया कि 15 साल तक हिमालय के क्षेत्र में पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही किसान आंदोलन के माध्यम से भी जन जागरण में जागृति आई। किसानों ने मांग की कि बिजली के खर्चे कम किए जाएं, जो खेतों में जो बिजली जाती है पानी सिंचाई के लिए, और गेहूं और गन्ने का जो माल उसकी जो खरीद मूल्य है वो बढ़ाया जाए, और सरकार ने ऐसा किया भी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब लॉकडाउन के समय में भी सरकार ने किसानों की बहुत सारी मंडियां अलग अलग जगह पे बना करके कि महामारी भी ना फैले और लोगों की किसानों की फसल का भी सही से निस्तारण हो जाए, सही जगह पर पहुंच जाए, उनकी खरीद प्रॉपर तरीके से हो जाए। इस तरह के प्रावधान सरकार ने किए हैं। फिर बात आती है दलित पैंथर। दलित पैंथर जैसे आपको पता है कि अनुसूचित जाति के लोगों ने ये शुरू किया था। उनके साथ जो समस्याएं होती है, उनके साथ जो उत्पीड़न होता था, उनको कम दर्जे का समझा जाता था, उन बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और सरकार ने भी इसके बारे में अनेक कानून बनाए हैं। जैसे असपृश्यता निषेध कानून बनाया है, और इस तरह का अगर कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का उत्पीड़न करता है तो उसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं। तो ये तभी हो पाए जब लोगों ने आंदोलन किया, सरकार को उनकी समस्याओं के बारे में पता चला। फिर बात आती है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन आपने देखा कि आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने शुरू किया, क्योंकि उनके घरों की माली हालत काफी खराब होती जा रही थी, और जब भी वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर अपना इकट्ठा होती तो अपनी समस्याओं के बारे में जिक्र करती। और शराब की विरोधी आंदोलन के साथ साथ उन्होंने महिलाओं से जुड़ी और अनेक समस्याओं को उजागर किया, सरकार तक पहुंचाया, जिससे कि सरकार ने भी अनेक महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए। तो ऐसे ही महिला आयोग का भी गठन हुआ। महिलाओं की स्थिति को देखते हुए आंदोलन हुए समय समय पर, और फिर महिला आयोग का गठन सरकार ने किया, जो कि महिलाओं के सभी प्रकार के मामलों के बारे में अपना कानून बनाते हैं और उनको हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश करती है। फिर बात आती है कि इनकी आंदोलन क्या हमेशा ही छोटी से छोटी बात के लिए आंदोलन कर देना चाहिए? नहीं, बहुत छोटी से छोटी बात के लिए आंदोलन करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि इससे हड़ताल रैली धरने से सरकार का नुकसान होता है, अल्टीमेटली जनता का नुकसान होता है। और हमेशा ही इस बात पर इसकी आलोचना की जाती रही आंदोलनों की कि हड़ताल रैली और धरने से सरकार को काफी नुकसान होता है, सरकार की कार्यवाही में काफी बाधा आती है, जिससे कि लोकतंत्र को भी खतरा हो जाता है। क्योंकि कई बार एक समुदाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे समुदाय के हितों के बारे में नहीं सोचता है। जैसा कि आपने देखा रिसेंटली शाहीन बाग में जो सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, सभी प्रकार के जो वहां से जाने वाले रास्ते थे वो रोक दिए गए थे, जिससे कि आम जनता काफी प्रभावित हो रही थी, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस तरह से आंदोलनों की आलोचना होती है कि कई बार ये लोकतंत्र को खतरा भी पैदा करते हैं, क्योंकि जिन लोगों का इनसे संबंध नहीं है उन लोगों का भी दिनचर्या काफी प्रभावित होती है। तो अब बात आती है कि आंदोलनों का कुल प्रदर्शन कैसा रहा है। देखिए, संपूर्ण जनता का, पहली बात तो जो ये आंदोलन है वो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, किसी एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आप नर्मदा बचाओ आंदोलन में देख लीजिए,
बाद में तो ये सामाजिक आंदोलन भी बन गया था, लेकिन उस दौरान तो ये सिर्फ वहां के राज्यों के लिए बात कर रहा था। दूसरी बात आप देखिए महिला आंदोलन की, वो सिर्फ महिलाओं के बारे में बात करती है। जैसे दलित पैंथर आंदोलन, वो सिर्फ दलितों की बात करता है। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों की बात करता है। तो ये आंदोलन क्योंकि संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इसलिए ये जल्दी ही बिखर भी जाते हैं। दूसरी बात है कि सरकार को भी अगर कोई छोटा ग्रुप आंदोलन कर रहा है तो कई बार सरकार उसको दबा देती है, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और आज के दिन जो आंदोलन है, जैसे मैंने आपको नए और पुराने आंदोलनों के बारे में भी पढ़ा था कि पुराने टाइम में जो आंदोलन होते थे वो किसी ना किसी दल का उन्हें समर्थन प्राप्त होता था, लेकिन आज के दिन जो आंदोलन होते हैं वो राजनीतिक दलों से बिल्कुल हटकर कार्य करते हैं, और इस वजह से उन आंदोलनों का कोई सरकार पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आज के आंदोलनों का जो प्रदर्शन है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। वो सरकार की कार्रवाई को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि सरकार उनकी बात को नजरअंदाज कर देती है। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। जन आंदोलन क्या होता है, क्या कारण है, क्या इसके परिणाम होते हैं, क्या इनसे सबक लेते हैं हम, और क्या इस आधार पर इनकी आलोचना होती है, ये पढ़ा है। और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में भी हमने इसमें सीखा है। आई होप आपको समझ आया होगा।